हाय एवरीवन, मेरा नाम शेरी क्रिस्टीना जॉर्ज है। मैं किंगस्टन लॉ कॉलेज कलकत्ता की छात्रा हूँ और फ़िलहाल मैं एक वेबसाइट यानी लॉ पंच में एक लीगल अवेयरनेस वॉलंटियर का काम कर रही हूँ। एंड मैं आपको बता देती हूँ वेबसाइट करती क्या है। ये हमारे जैसे लॉ स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्लस ट्रेन करती हैं ताकि हम आपको यानी कि सोसाइटी को एजुकेशन और अवेयरनेस के माध्यम से आपको वो सारे लॉज के बारे में बता सके जो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं और जिसके बारे में आपको बहुत अंदाज़ा तो नहीं है, बट हम ज़रूर कोशिश करेंगे एज़ अ टीम कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो दे पाए कि आप जब भी कहीं भी जाए आपको पता रहे कि वो लॉज़ वो सेक्शंस कैसे अप्लाई की जाती है और कहाँ कहाँ आपको डबल चेक करनी चाहिए या फिर आपको क्रॉस चेक करनी चाहिए कि क्या पुलिस ऑफिशियल्स अपनी काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, क्या वो सही सेक्शंस बैठा रहे हैं या नहीं, या क्या वो जितने भी लॉज़ हैं उसका पालन कर रहे हैं या नहीं। सो टुडे यानी कि आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड जो होती है वो जितने भी मुजरिम होती हैं यानी कि जितने भी ऑफेंडर्स होती हैं उनको वो पनिशमेंट प्रोवाइड करती है। पनिशमेंट उस माध्यम से प्रोवाइड करती है कि उन्हें कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है या तो उनको ऐसी सज़ा मिलती है जिनके बेसिस पे उनको फ़ाइन भी देना पड़ती है। तो ये जो इंडियन पेनल कोड है इसे 1835 में लॉर्ड बैबिंगटन मैकॉले ने इसका ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्ट करने के बाद इसे लास्टली बानी स्पीकर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता थे उस वक्त पे 1837 में इसका लास्ट ड्राफ्ट करते हैं और इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया जाता है। आफ्टर दैट उसे ये रिवाइज़ करने के बाद उसे इनैक्ट किया जाता है 1862 में। सो दिस इज़ द 45th एक्ट ऑफ 1860 एंड इसका 1862 में जब इनैक्टमेंट हुआ उसके बाद इसे बहुत बार अमेंड की गई, कम से कम 77 टाइम्स इसका अमेंडमेंट हुआ है। लास्ट ईयर 2018 में उसका लास्ट अमेंडमेंट हुआ था। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें 23 चैप्टर्स है, 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस इस पर्टिकुलर बुक के अंदर है, इस पर्टिकुलर आईपीसी के इंडियन पीनल कोड के अंदर आपको मिल जाती है। आपको ये बता देती हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप एज सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री ये सेक्शंस को अच्छी तरह याद रखें। बिकॉज़ जब भी आप कहीं भी जाएं और आप सपोजिटली आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में और आप जाते कुछ दर्ज करने के लिए, एक पर्टिकुलर क्राइम को दर्ज करते हैं, तो आपको सेक्शंस के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं रहता। तो जब भी आप जाते हैं और लिखवाते हैं पुलिस ऑफिशियल से एक एफआईआर में, आप देखते हैं वो लिख रहा है, आपको पर्ची दे देती है, बट आपको ये नहीं पता क्या वही पर्टिकुलर ऑफेंस के अंडर वही सेक्शन उन्होंने लागू की है या नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से चीज़ें याद रखें कि जब भी आप देखें कि वो पुलिस ऑफिशियल कुछ लिख रहा है तो आप बौखला ना जाए, आप बेवकूफ़ ना बन जाए कि वो सेक्शन सही से लागू हो रही हैं या नहीं। सो इसी के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आईपीसी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। एंड ऑल्सो कि ये जो आईपीसी है पर्टिकुलरली पहले जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थी, पर अब ये एप्लीकेबल हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे जो रणवीर पेनल कोड चलती थी वो अब नहीं चलती है, वो रिवोक की गई है। सो ये ब्रीफ में था। एंड ऑल्सो मैं आपको बता देती हूँ कि किताब दिखती कैसी है। ये किताब इस तरीके से दिखती है। इसके पब्लिशिंग हाउस है यूनिवर्सल पब्लिशिंग हाउस एंड दिस बुक इज़ वेरी डियर टू मी क्योंकि ये इतने सारे सेक्शंस के बारे में बताती है मुझे जिसके बारे में मुझे आइडिया तक नहीं थी अनटिल एंड अनलेस मैं लॉ स्कूल में आई और मैंने लॉ एज अ प्रोफेशन लिया एंड उसके बाद मैंने इसको पढ़ा एंड तब पता चला मुझे कि इतने सारे सेक्शंस भी होते हैं, इतने सारे ऑफेंसेस के पनिशमेंट्स भी होती हैं एंड इसी के लिए इसके माध्यम से ही सारे ऑफिशियल्स जो होते हैं वो जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उसे पनिशमेंट्स देती हैं और उन्हें प्रोसीडियर बैठाई जाती है कोर्ट में। एंड देन जितने भी जजेस होते हैं उन्हें इसी सेक्शंस के बेसिस पे उन्हें पनिशमेंट्स प्रोवाइड करके या तो इम्प्रिजनमेंट देती है या तो फ़ाइन दे के छोड़ देती है, या तो एक्विट करती है या तो उन्हें कन्विक्ट किया जाता है। सो आपको बता देते हैं कि दो तरीके के प्रोसीडियर्स होते हैं। एक है आपका सब्सटैंटिव लॉज होते हैं, एक प्रोसीडियरल लॉ होता है। तो सब्सटैंटिव वो होती है जो रिटन लॉज होती है। रिटन लॉज यानी कि ये रिटन मैनुअल जो जिसके बेसिस पे जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर रिटन लॉ को फॉलो करते हैं और जितने भी प्रोसीडियर्स होती है वो आफ्टर द एफआईआर हैज़ बीन रजिस्टर्ड उसके बाद का जो प्रेजेंटेशन होता है कोर्ट में, जैसे कि 24 आवर्स के अंदर जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उसे
प्रेजेंट किया जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने। 24 आवर्स में जब प्रेजेंट करने के बाद जो प्रोसीडियर आती है वो प्रोसीडियर लॉ में होती है और वो हमारे क्रिमिनल प्रोसीडियर में दिया गया है। सो ये जो मैनुअल है वो मैनुअल क्यों कहते हैं, इसे हम क्रिमिनल मैनुअल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 भाग हैं। पहले तो है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर 1973, then you have the Indian Penal Code of 1860 and thirdly you have the Indian Evidence Act of 1872। सो ये जो है ये सिस्टमेटिकली वर्क करती है एंड सिस्टमेटिकली वर्क करने के बाद एग्जीक्यूशन भी इसका परफेक्ट होता है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि ये किताब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ सिटीज़न एंड हमारे लिए तो है ही, बिकॉज हम एज लॉ स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसा होता है, बट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये किताब अपने बुक शेल्फ में रखें एंड बुक के कलेक्शंस में रखें, क्योंकि आप एज अ सिटीज़न, एज अ vital and most important part of the society, you are the most important resources हमारे कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाने में। सो आई नो कि आपका जो इम्पोर्टेंस है मैं जानती हूँ एज अ लॉ स्टूडेंट कि जब भी कुछ भी होता है यू पीपल आर द वन हु शुड स्टैंड अप। जब भी किसी के साथ कुछ भी गलत होता है आपको स्टैंड लेना चाहिए एंड हम तब आते हैं जब आपके साथ कुछ गलत होता है। सपोजिटली हम नहीं अवेलेबल है या कुछ भी हो जाती है तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि सेक्शंस कहाँ कैसे अप्लाई किया जाता है और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सो इसी के लिए ये बुक लिखी गई है कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि इसके इंट्रोडक्शन, इसके जो सेक्शंस है कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये मैंने लिख के रखी है आपके लिए स्पेसिफिकली। सो देखिए चैप्टर 1 जो होती है वो सेक्शन 1 से 5 तक आपको उसका इंट्रोडक्शन मिल जाता है। इंट्रोडक्शन यानी कि जो प्रीफेस होती है एक इंसान की, जो पहली डिटेल्स होती है वो आप जब किसी का बारे में बताते हैं, जैसे कि आप अपना नाम बताते हैं या आपके इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन, वो प्रीफेस, वो स्टार्टिंग की जो भाग होती है वो आपको सारे एक्सप्लेनेशन, जो डेफिनेशंस, जनरल एक्सप्लेनेशंस, वो सब आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मिल जाती है। फिर आपको आती है नेक्स्ट चैप्टर पे जो है सेक्शन 6 से 52 तक, और उसमें आपको मिल जाती है जनरल एक्सप्लेनेशंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लेनेशंस आती है डेफिनेशंस के बाद, तो ये जो पहली होती है वो इंट्रोडक्शन आपको मिल जाती है। इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद आपको जनरल एक्सप्लेनेशंस मिल जाती है और जनरल एक्सप्लेनेशंस मिलने के बाद आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो होती है पनिशमेंट्स की। उसकी सेक्शंस आ जाती है आपकी 53 से 75 तक। तो आप जब स्क्रॉल करेंगे या बुक को जब रीड करेंगे तो आप सबसे इम्पॉर्टेंटली फोकस करना ज़रूर इस पर्टिकुलर चैप्टर पे, चैप्टर 3 पे, सेक्शन 53 से लेके 75 तक आप ज़रूर पनिशमेंट्स रीड करें। आपको पता चल जाएंगे कि कितने पनिशमेंट्स है और उसके जो ऑफेंसेस होते हैं वो भी उनके साथ मेंशन की जाती है। जैसे कि 376 आ जाता है आपका रेप के लिए और उसके साथ आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल जाती है, 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। मर्डर के लिए 302 सेक्शन 302 में आपको मिल जाती है। क्रूएलिटी है, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस थे जो आपको नहीं पता। सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू रीड, जब भी आप पढ़े इस मैनुअल को, इस पर्टिकुलर IPC को, तो आप ज़रूर पनिशमेंट्स पे ध्यान दें। चैप्टर 4 में सेक्शन 76 से लेके 106 में आपको जनरल एक्सप्लेनेशंस ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाती है। सो आपको तो ज़रूर पता होगा, एक बहुत फेमस केस है KM नानावटी वर्सेस यूनियन ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वो जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है ये बहुत ही फेमस केस है। आई एम रियली सॉरी फॉर सेइंग यूनियन ऑफ महाराष्ट्र बट इट्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एंड ये केस राम जेठमलानी ने लड़ा था एंड इस केस में ये केस एक बहुत ही फेमस मूवी में बदल गई थी जो हमारे बहुत ही फेमस अक्षय कुमार ने एज अ एक्टर डिपिक्ट किया था। KM नानावटी was an officer. He was charged for using this particular crime. He's actually shot his friend, जो कि प्राइवेट डिफेंस के पोर्शन में आता है। ये उस टाइम पे ये सेक्शन का एप्लीकेशन हुआ था और उन्हें पूरा ही वॉज फ्री ऑफ ऑल चार्जेस बिकॉज ये सेक्शन के माध्यम पे उनको छोड़ा गया था। बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने शॉट किया, अगर आप मूवी देखते हैं आपको पता चलता है कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने शूट किया था एंड ऑल्सो कि उनको किसी ने उकसाया था। उकसाने के बेसिस पे भी इंसान कर देते हैं कभी कभी। सो
ये पर्टिकुलर सेक्शंस जो मैं आपको बता रही हूँ, इट्स वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस का जो पोर्शन होता है वो एज एन इंडिविजुअल हम बहुत बार अप्लाई करते हैं, इवन इन टाइम्स ऑफ रेप, इन मर्डर, डकॉइटी, ये सब जब भी हमारे साथ होती है, हमेशा हम लोगों ने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया है। हम लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसी काम की होगी, जैसे कि अगर हम किसी को मार देते हैं बिकॉज वी वांट टू सेव आवरसेल्व्स, जब भी हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, कोई हमारे ऊपर हाथ उठाने आ जाता है, तो हम अपने आप को बचाते हैं। बचाने के चक्कर बहुत ज़्यादा अगर हावी होता है वो इंसान, तो हम उसको गलत तरीके से मारने की कोशिश करते हैं ताकि हम बच के निकल जाएँ। तो वो पर्टिकुलर चीज़ कहाँ अप्लाई होती है, वो सेक्शन अप्लाई कैसे होती है, वो सेक्शन प्राइवेट डिफेंस के अंदर आती है। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट द सेक्शंस। मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि चैप्टर्स क्या क्या डिटेल में है, अगर पढ़ के सुना देती हूँ आपको, कि अगर आप रीड करें ध्यान से कि कहाँ कहाँ आपको सेक्शंस मिल जाती है। सो आपको पेज 381 में आपको ये मिल जाएंगी, इस पर्टिकुलर किताब में, यूनिवर्सल्स पब्लिशिंग हाउस की किताब में आपको मिल जाएंगी। और इम्पॉर्टेंटली आपको फर्स्ट में प्रिलिमिनरी, शॉर्ट, टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में लिखा है। व्हाट वर द अमेंडमेंट्स, कितने सारे अमेंडमेंट्स हुए थे एक के बाद एक, और कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन। अमेंडमेंट्स यानी कि न्यू प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं एवरी ईयर, या जब भी पार्लियामेंट में उठाया गया हो सवाल, किसी के सेफ्टी के लिए या किसी के बचाव के लिए, अगर कोई नया सेक्शन डालना पड़ा नया पनिशमेंट के लिए, तो अमेंडमेंट के द्वारा उसे की जाती है, उसे बैठाया जाता है इन द सेक्शन इटसेल्फ, एंड उस प्रोवाइजोस के बेसिस पे फिर हम नया जब प्रोसीडियर होता है तो उसे इंक्लूड करके पनिशमेंट देते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जनरल एक्सेप्शंस में सब डेफिनेशंस है, जैसे कि आपको गवर्नमेंट का डेफिनेशन मिल जाता है, इंडिया क्या है, मैन वुमेन का डेफिनेशन क्या है, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, ये सब जो चीज़ें हैं, विल, जितने भी क्राइम्स हैं ना, उसके जो की वर्ड्स हैं, जो क्राइम्स होते हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी उस पर्टिकुलर वर्ड को लेकर। सपोज़ आप रेप का बात करते हैं तो वुमेन को हम क्या बोलेंगे, वुमेन कौन होंगी उस रेप के कैटेगरी में, या इंडिया कौन होगा, गवर्नमेंट कौन होगा। फिर हम आते हैं पनिशमेंट्स में। पनिशमेंट्स में आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे ठीक है, यहाँ पे आपको जनरल एक्सेप्शंस मिल जाती। पनिशमेंट्स यानी कि पनिशमेंट्स जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट होती है, बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट होती है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी पब्लिक की जो पीस होती है उससे कोई अगर भंग करती है तो वो ऑफेंसेस क्या होती है, वो ऑफेंसेस आपको चैप्टर 8 में मिल जाती है यहाँ पे। फिर चैप्टर 9 में ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, यानी कि पब्लिक सर्वेंट्स जो होती है, जितने भी सर्वेंट्स अगर वो लोग ऑफेंसेस करें या उनके माध्यम से कोई ऑफेंसेस करे तो उन्हें क्या सज़ा मिल सकती है। तो उसके बाद आपको रिलीजन्स, जो रिलीजियस होते हैं, अथॉरिटीज़ होती है, जितने भी अदर अथॉरिटीज़ हैं, वो सब के अंदर आपको जो ऑफेंसेस होते हैं उनके भी पनिशमेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस है। फिर ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गए यहाँ पे, बिकॉज अगर कोई रेप होता है या किसी का मर्डर होता है तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी का चैप्टर के थ्रू पनिशमेंट दी जाती है। सो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू इन ब्रीफ कि व्हाट IPC इज़ एग्जैक्टली, एंड क्यों आपको सारे सेक्शंस पता होने चाहिए। और क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको बेनिफिट्स में बता देती हूँ क्या है इसके बेनिफिट्स, आपको लॉज के बारे में पता रहते हैं। सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है IPC हमारे लिए एज लॉ स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो हमारे लिए गीता, बाइबल और कुरान से कम नहीं है ये एक किताब। सेकेंडली आपको आप बेवकूफ़ नहीं रहते हैं, आपको पता रहता है कि लॉज़ कहाँ कैसे लगाए जाते हैं और कौन से सेक्शंस सही है, कौन से सेक्शंस गलत है। आप घर जाके भी चेक कर सकते हैं, आप उसके ऊपर क्लेम भी कर सकते हैं कि नहीं भाई इन्होंने जो लिखा है वो तो गलत लिखा है, आपने जो भी सेक्शन यहाँ पे डाला है, यानी कि जो पुलिस ऑफिशियल होते हैं वो जो सेक्शन डालती है वो गलत लिखा है उन लोगों ने, तो आप जाके क्लेम कर सकते हैं। एक एडवोकेट को उस टाइम बुला सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये जो सेक्शन था ये सेक्शन के माध्यम से नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज़ द टाइम द एडवोकेट विल चेक कि हाँ क्रॉस चेक करके पता करें कि नहीं ये तो पुलिस ऑफिशियल ने गलत लिखा है यहाँ पे, तब जाके एज अ सिटीज़न आप अपना रोल प्ले करते हैं उस जगह पे। So that is all, and if you like this video, if I was able to give you a little bit of information about what IPC is,
तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस लॉ स्टूडेंट्स कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और चाह रहे हैं कि आप अवेयर हो जितने भी लॉज हैं उसके बारे में। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन है दे पाएँ और हम दे पाएँ। और ऑल्सो आप कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम और इम्प्रोवाइज़ करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज, दैट इज़ लॉ पंच। आप लॉ पंच टाइप करें, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी और ऑल्सो आप लिंक्डइन पे सर्च करें, लिंक्डइन पे मिल जाएंगी। सो यूट्यूब में तो आप ज़रूर चेक करें बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपडेटेड रहें और अपने नागरिक होने का फुल फ़ायदा उठाएं और ऑल्सो सपोर्ट करें हम लॉ स्टूडेंट्स को कि हम आपको इम्पोर्टेंस दे सके और आपको अवेयरनेस दे सके कि लॉज कैसे अप्लाई की जाती हैं एंड वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू नो द लॉज ऑल द टाइम। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट सेशन जहाँ पे मैं आपको और भी डिटेल में डिफरेंट लॉज के बारे में एक्सप्लेन करने ज़रूर आऊँगी। सो सी यू टिल द नेक्स्ट क्लास।